तो फैशन की दुनिया को इतना लग्जरियस क्यों माना जाता है? लग्जरियस मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो आप जनरली रिटेल मार्केट में नहीं देखते हैं। फैशन इंडस्ट्री में फैशन डिज़ाइनर्स की जो भूमिकाएं हैं वो रिटेलर्स की भूमिका नहीं है, वो बुटीक नहीं है, वो फैशन डिज़ाइनर्स हैं। फैशन डिज़ाइनर्स मतलब स्पेसिफिकली उनके अपने डिज़ाइन होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये उन लोगों को कैटर करने की कोशिश करते हैं जो इनको अफोर्ड कर पाएँ। ये मजाक की बात है, लेकिन इनके डिज़ाइन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, प्लस आपके अकॉर्डिंगली, आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली ये क्रिएट करते हैं वो डिज़ाइंस जो उस मौके पर अच्छे लगें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। लग्जरियस लाइफ क्यों होती है? बिकॉज़ ये जिन लोगों को कैटर करते हैं उनमें से मोस्टली लोग हाई एंड के होते हैं, क्योंकि रिटेल मार्केट में कंपटीशन की चीज़ें मिलती हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, कम रेट पर अवेलेबल हैं। बुटीक में थोड़ा बेटर क्वालिटी हो जाती है। और फैशन डिज़ाइनर अपने अलग पैटर्न की वजह से और स्पेसिफिकली जब वो कस्टमाइज़ करते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंगली, तो ऐसे में उनको वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे जो थोड़ा हाई एंड के होंगे, हाई जेंट्री के होंगे। ये खैर एक मान्यता है, हालांकि अफोर्ड तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इन जनरल ये वैसा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते हैं जो उस क्लाइंट को, उस क्लाइंटल के लिए सूटेबल हो। वैसा एक लग्जरियस फील दी जाती है ताकि आने वाला अपने आप को उस भूमिका में, उस कलेक्शन में अपने आप को ठीक से समझ पाए। हम आज आपको एक फैशन डिज़ाइनर्स के साथ मिलवाना चाहते हैं। उनका इंटीरियर देखिए, उनकी वर्किंग देखिए और ख़ासकर उनकी कलेक्शन, वो किस माइंडसेट से चीज़ें बनाते हैं हम जानेंगे। इस समय हम हैं ज़ेनिथ हर्ष विहार दिल्ली में। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पर हाई एंड के काफ़ी मोर देन 1 लाख फैमिलीज़ रहती हैं। अब इन लोगों को कैटर करने के लिए भी कुछ फैशन डिज़ाइनर चाहिए ताकि वो उनकी पर्सनलाइज ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमारे बीच में ज़ेनिथ से मिस्टर निशांत एंड शायद आपकी वाइफ भी हाँ जी इसमें इंक्लूड है। यस, सृष्टि सृष्टि। हम जानेंगे इनकी कलेक्शन के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, और आपको दिखाना चाहेंगे फैशन की दुनिया क्यों लग्जरियस है और क्यों डिमांड में है और क्यों ये अच्छी तरह से उन लोगों को कैटर कर पाते हैं जो शायद अपने आप को यूनिक या अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली कुछ चाहते हैं। सो मिस्टर निशांत, जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपकी इनिशियल स्टेज क्या थी, मतलब कॉलेज लाइफ के बाद में? बिल्कुल। कॉलेज लाइफ के बाद जैसे हर टीनेजर का एक ड्रीम होता है कि उसको या तो अच्छी जॉब मिल जाए या अच्छा कोई बिज़नेस करे। तो मैंने उस टाइम पे एक अच्छी जॉब को चूज़ किया था। तो 5 साल तक आई वॉज वर्किंग विद अ गुड ब्रांड KPMG एंड आई वॉज इन ऑडिट। लेकिन 10 साल पहले आई मीन डिसाइडेड टू लीव माई 9 to 5 जॉब, और मेरे माइंड में था कुछ करना है डिफरेंट, अपने लिए करना है, अपने ब्रांड लेवल के लिए करना है। तो जस्ट स्टार्टेड माई ओन बिजनेस ऑफ दिस फैशन इंडस्ट्री। 10 साल पहले जब मैं इस लाइन में आया था तब मुझे एक्चुअली इसका इतना अंदाज़ा नहीं था कि इसमें इतना कुछ है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उसमें एंटर करता गया तो इंटरेस्ट भी आता गया और क्रिएटिविटी लेवल भी बढ़ाना पड़ा। क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट द मेंसवेयर पार्ट, तो मेंसवेयर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे डिफ़िकल्ट रहती है, जिसमें हमें बहुत कुछ माइंड में रखना पड़ता है। तो इस 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि जब बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया, आपको कलेक्शन पे इतना वर्क करना पड़ जाता है। इस साल आपका कुछ ट्रेंड है, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिकॉज जनरली ये मेंस में नहीं होता था, मेंसवेयर में। लेकिन अब फ्रॉम लास्ट 5 years इतना चेंजिंग है कि आपका हर साल नया फैशन है। इस साल कुछ है, नेक्स्ट ईयर कुछ है, नेक्स्ट ईयर कुछ है। तो बहुत चैलेंजिंग फेज थे ये 10 साल, लेकिन हाँ आज एक अच्छा ब्रांड लेवल क्रिएट कर लिया गया है। आपने एक वर्ड यूज़ किया पहले जो जॉब में थे, वो ऑडिट की लाइन थी। एग्जैक्टली CA। हाँ जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ आई वॉज इन ऑडिट बिकॉज मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे पास कॉर्पोरेट का। तो मुझे बहुत अच्छी एक जॉब ऑफर हुई थी KPMG में, तो मैं वहाँ पर काफ़ी सालों तक जॉब करी है।
लेकिन वो जॉब बहुत ही खैर बुरा मत मानिएगा, हाँ जी। थोड़ी सी सिटिंग जॉब है, आप एक ही तरह की चीज़ में उलझे हुए रहते हैं, उसको हम क्रिएटिव इंडस्ट्री नहीं बोलते। नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली देखो, एक जॉब है जिसमें हाँ, आप 9 to 5 या 9 to 6 जो है एक सीट पे बैठे हैं Exactly. और उनकी ऑडिट कर रहे हैं। वही एक रीज़न था मेरा जॉब्स को छोड़ने का, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से क्रिएटिव रहा हूँ काफ़ी। अच्छा। मैं जब कॉलेज पास आउट था या कॉलेज में भी था तो मैं टैटू आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ। उसमें टैटू हुआ करते थे? हाँ जी। ठीक तो है। मैं टैटू आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ, तो हमेशा से मेरी स्केचिंग अच्छी रही है, क्रिएटिव रहा हूँ, तो मुझे था कुछ अपना करना है। और वो चीज़ है ना, मुझे एक जॉब में रोक रही थी, क्योंकि मुझे डेली वही 9 to 5 वही काम करना होता था जो मुझे बताया जाता था। मैं अपना नहीं कर पाता था कुछ क्रिएटिविटी। आपको डेली जाना है, आपको वही वर्क करना है, वही चीज़ें करनी है। तो मेरे को एक टाइम के बाद है ना बहुत ज़्यादा मतलब लगने लगा था कि नहीं, अब टाइम आ गया है अपने आप को निकालने का इस जगह से। क्रिएटिविटी क्या होती है, जैसे जिस फील्ड में आप थे उसके बाद कोई क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं तो जनरली लोग पेंटिंग में, अच्छी पेंटिंग बनाने में चले जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ में रिस्क कम रहता है। हाँ जी। ये तो बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, मतलब कपड़ों की लाइन अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है, और स्पेशली मेंस की, बिकॉज मेंस के बारे में तो ये था भाई मैंने जैसे पहन लिया, बिल्कुल ऑफिशियल सूट पहन लिए, कुछ अपने पार्टी वेयर सूट पहन लिए, चेंज तो आता नहीं था। हाँ। तो आपने जो कलेक्शन बना रहे हैं ये क्या सोचकर आपने मतलब बनाई होगी, प्लस जो इतना चेंज आया उसके अभी तक मुझे लॉजिक समझ में नहीं आए, तो थोड़ा बताइए। हुआ क्या, पहले मेंस वेयर में होता था 5 साल पहले तक की मैं बात बताऊं, मेंस एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट मेंस का होता था कि उनके घर में अगर शादी भी है तो वो आएंगे, मेरा ब्लैक सूट बना दो, ब्लू सूट बना दो, वाइन सूट बना दो, दैट्स इट। जी। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, मेंस को भी पूरा इंटरेस्ट आने लगा है कि अगर ब्राइड डिफरेंट कुछ पहन सकती हैं, गर्ल्स कुछ डिफरेंट पहन सकती हैं, तो मेंस को भी अच्छा दिखना है अब। नहीं, ये तो शायद थोड़ा आप ठीक नहीं कह रहे, क्योंकि इनके मन में कभी नहीं आया होगा जब तक कि आप नहीं आए थे। आपने इनको नई चीज़ें दिखाना स्टार्ट किया, नए डिज़ाइन दिखाने स्टार्ट किए, तभी तो मन में इच्छा आया होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं हमेशा जब भी एक पर्सनल क्लाइंट अटेंड करता हूँ, मैं उनको कभी भी अनकम्फर्ट लेवल पे नहीं जाने देता, बिकॉज मैं ज़बरदस्ती उनको कुछ भी नहीं कहता कि अगर वो पहनता ही ब्लैक ब्लू है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि तू फ्लोरेसेंट कलर में आ जाए या आप फ्लोरेसेंट कलर पहनना स्टार्ट कर दो। वो उसका कंफर्ट लेवल को बिल्कुल खराब कर देगा। जी जी। वो मेरे कहने पे कैरी तो कर लेगा, लेकिन वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहेगा अपनी फंक्शंस में। एग्जैक्टली। तो मेरा सबसे मेन पर्पस होता है, जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल है उस चीज़ को ट्रेंडी बना दो। ओके। लाइक इफ ही वांट्स ब्लैक कलर, कोई बात नहीं, आप ब्लैक कलर में कंफर्टेबल हो, इट्स ओके। लेकिन ब्लैक को कैसे फैंसी मुझे करना है या ब्लैक को आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कैसे मोल्ड करना है, वो मेरी जिम्मेदारी होती है और वो मैं गाइड करता हूँ। आज सेलिंग जिसकी है वो नेक्स्ट ईयर नहीं है जी। लाइक आज से 2 साल पहले लोग एम्ब्रॉयडरीज के लिए बहुत भागते थे। जैसे कोई आता था हम उनको एम्ब्रॉयडरीज को दिखाते हुए, तो नहीं एम्ब्रॉयडरी का कुछ नहीं हमने डालना जी। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा हो गया कि अगर उसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो पीस की सेलिंग बहुत डिफिकल्ट है। इज इट? यस, मतलब अब ये हो गया कि आपको एक बच्चे के लिए भी, लाइक हमने अभी कल ही किया है, वो आज डिलीवरी होगी, नहीं तो मैं दिखाता। न्यू बॉर्न बेबी है अभी, वो जस्ट ही इज 1.5 month ओल्ड, मतलब उसके लिए भी जो सूट बन रहा है वो एम्ब्रॉयडर्ड सूट बना है। अच्छा। हाँ जी। okay. उनके फादर का ये था, नहीं मुझे जो मेरा बन रहा है वही मेरे बेटे का बनेगा। तो हमने उनको ये बोला है बहुत छोटा है, इसको एम्ब्रॉयडरी ज़रूरी नहीं है, आप फैब्रिक में भी कर सकते हो। उसने बोला नहीं, मेरे बेटे को कोई बात नहीं, 1.5 महीने का है ना, लेकिन स्मार्ट मुझझसे ज़्यादा लगना चाहिए, तो मुझे पूरी एम्ब्रॉयडरी चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो जेंट्स के माइंड में एक डलनेस ही थी अपने अपीयरेंस को लेकर, उसको आपने डाइवर्ट किया कलरफुल लाइफ की तरफ जाने को। जैसा फीमेल के लिए आपने जैसे वो एग्जैक्टली किया, एग्जैक्टली उनको भी स्मार्ट बनने का अधिकार बिल्कुल, पूरा अब तो बिल्कुल इतना हो गया है कि लिटरली बहुत कंपटीशन, टफ कंपटीशन रहता है कि जब हम एक ग्रूम की शेरवानी फाइनल करते हैं ना, तो उसको उनके मदर को, ग्रूम की मदर को, फादर को सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि मेरा बेटा कहीं हल्का नहीं लगना चाहिए। और आज से 4 साल पहले उल्टा होता था कि उनको ये होता था कि यार एक ही दिन तो पहननी है, नॉर्मल सी शेरवानी, क्रीम कलर की शेरवानी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं चाहता था। लेकिन अब जो चीज़ हो गई है, अब तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। अब क्या होता है, लहंगा मुझे दिखाया जाता है जब मैं अटेंड करता हूँ कि ये लहंगा है, लेकिन है ना आप ये देख लीजिए, ये लहंगे के सामने शेरवानी हल्की नहीं पड़नी चाहिए, आप मुझे ऐसा कुछ दिखाइए। लहंगे 3 लाख या 5 लाख का है तो हाँ एग्जैक्टली अगर वो 5 लाख का भी लहंगा है, हम स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन मुझे हल्का नहीं पड़ना चाहिए। लड़के के लिए भी यही है और उनके पेरेंट्स के लिए भी अभी यही है, जो बहुत अच्छी चीज़ है माइंडसेट। बिकॉज पहले बहुत बोरिंग माइंडसेट था, लड़का आते थे वो एक ही चीज़ बोलते थे कि यार एक ही दिन तो पहननी है, एक ही दिन तो पहननी है।
जबकि ये नहीं समझते कि वो एक ही दिन तो है आपका, शादी एग्जैक्टली वो मेमोरी आपको ताउम्र याद रहेगी। एग्जैक्टली कोई टेंट नहीं याद रखता, कोई खाना नहीं याद रखता। जब आप 10 साल बाद अपने बच्चों को आप अपनी एल्बम दिखाएंगे तो आप कैसे लग रहे थे वही याद रहेगा जिंदगी भर, ना कि ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है कि हम लोग नेचुरली बात है, हम लोग ऐसे ही मानते थे कि एक दिन तो पहनना है, लेकिन मेमोरी तो ज़िंदगी भर रहेंगी। तो अपनी मेमोरी के लिए जो आप टेंट पर खर्च करते हैं, खाने अच्छे बनाते हैं, वो होने भी चाहिए, लेकिन जो यादगार रहेगा वो आपकी पहनावा और आपकी अपीयरेंस। सो हमें ध्यान देना चाहिए इस पर। थोड़ा बताएं अपनी जर्नी के बारे में, जो हम कलेक्शन देख रहे हैं जैसे आपकी। इस कलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसी चीज़ें मार्केट में देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको अपना बताता हूँ माइंडसेट। मुझे क्या, जब मैं कोई कलेक्शन लॉन्च करता हूँ, मैं साल में 2 बार कलेक्शन लॉन्च करता हूँ और मैं साल में जनरली 2 से 3 बार घूमने बाहर जाता हूँ। ओके। तो जहाँ भी, चाहे वो कंट्री है, दूसरी स्टेट है या कहीं भी मैं जाता हूँ, मेरी कलेक्शन उनमें से निकलती है। मतलब लाइक अभी मैं गया इस कलेक्शन से पहले मैं जयपुर घूमने गया था अपनी फैमिली के साथ। तो मेरी फैमिली का ट्रिप था 4 दिन का और मेरा था 5 दिन का। 4 दिन बाद मेरी फैमिली वापस आ गई थी और मैंने पूरा 1 दिन रखा था अपना, जो मैं पूरी सिटी सिर्फ एक्सप्लोर करी कि क्या चीज़ें हैं, क्या महलों में दीवारों पे कारीगरी करी गई है, क्या फ्लोरिंग पे करी गई है, सीलिंग पे करी है, जिस होटल में मैं रुका उन्होंने किस पेंटिंग लगा रखी है। इन सब चीज़ों की मैं फोटोग्राफी करके रखता हूँ अपने पास। और जब यहाँ पे आके मैं बहुत टाइम तक उसमें रिसर्च करता हूँ कि क्या चीज़ मैं अपने कपड़ों में डाल सकता हूँ। ओके। और वही चीज़ें मैं अपने कपड़ों में उतारता हूँ जनरली। लाइक लास्ट ईयर मैं सिंगापुर गया था, तो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आया, आर्ट पीसेस लेके आया और वही चीज़ मैंने अपने कपड़ों में कन्वर्ट करी, जिसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिलता है। जब भी मुझे लोग आके बोलते हैं कि आपकी कलेक्शन मार्केट में दूर दूर तक सिमिलर नहीं है, बिकॉज मेरे डिज़ाइंस कमर्शियल डिज़ाइंस नहीं है, मैं परचेज़ नहीं करता। मैं वो नहीं करता पिनिंटरेस्ट किया जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको कॉपी करके बना दूँ। मेरा माइंडसेट ये रहता है कि यार पहले मैं रिसर्च करता हूँ मार्केट में चल क्या रहा है और मैं उनको सबसे पहले चेकलिस्ट से हटा देता हूँ। वो मैंने बनाना ही नहीं है, चाहे उसकी सेलिंग कितनी भी हो, मुझे वो सबसे पहले क्रॉस करता हूँ जो मार्केट में चल रहा है। मुझे अपने अकॉर्डिंगली, अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बनाना होता है। तभी मेरा नाम इतना हो गया इस एरिया में कि आपका काम बिल्कुल डिफरेंट है। रीज़न डिफरेंट का यही है कि मैं खुद पेन लेता हूँ, खुद चीज़ें इकट्ठी करता हूँ अलग अलग जगह जाके और उनको कपड़ों में डालता हूँ। सो इसमें एक चीज़ समझने की भी है कि क्रिएटिविटी ऑब्ज़र्व से आती है। जब स्टार्टिंग में पेंटर लोग हुआ करते थे, मूर्तियाँ बनाया करते थे, वो भी किसी को ऑब्ज़र्व करने के बाद में नेचर को ऑब्ज़र्व किया, किसी फिज़िक को या किसी पर्सनालिटी को ऑब्ज़र्व किया, तो उनकी क्रिएशन में अपनी थोड़ी सी डालकर, इमेजिनेशन लगाकर उस ऑब्ज़र्वेशन को या अपने उस विचारधारा को पेंट किया। सेम काम यहाँ पे मिस्टर निशांत कर रहे हैं। मिस्टर निशांत अपने कलेक्शन के लिए अक्सर घूमने जाते हैं बाहर, अलग अलग जगह पर जाते हैं, और ये इनका हिडन एजेंडा भी है एज ए फैशन डिज़ाइनर, एज ए बिजनेसमैन, जो इनकी वाइफ को नहीं मालूम होना चाहिए कि जाते तो वाइफ के साथ में हैं, लेकिन साथ ही साथ में इनका हिडन एजेंडा वहाँ की क्रिएटिविटी को ऑब्ज़र्व करने का, वहाँ की नई नई टेक्निक्स को ऑब्ज़र्व करने का और लाकर अपने डिज़ाइंस में निकालने का। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, आपका माइंड हमेशा बिजनेस रहना चाहिए, माइंड में आपकी क्रिएटिविटी रहनी चाहिए, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऑन द होल एक क्रिएटिव पर्सन को ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस उनको नेचुरली बात है अपने घर से बाहर, अपने एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर नई नई चीज़ों को खोजना चाहिए। इनकी कलेक्शन में यही खास बात नज़र आती है, जो भी आपको शायद हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ कलेक्शन दिखाई जाए, ताकि आपको जानकारी मिले कि नई कलेक्शन क्यों ज़्यादा अच्छी है एक फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए। ये नहीं कि कंपटीशन, आइडिया ये कि क्या नई चीज़ दे रहे हैं, ताकि एक चीज़ भी जैसे मानते हैं, एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग बनाई अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इमेजिनेशन से, उसके बाद कुछ लोग उसको कॉपी करते हैं। ये पेंटर वो हैं जो अपनी क्रिएशन खुद बनाते हैं और लोग इसको कॉपी करने के लिए नेचुरली बात है कि इनका नाम लेते हैं कि हमें निशांत जी की ड्रेस को कॉपी करना है या मैं वैसी ड्रेस बना सकता हूँ, आप जनरली जानते होंगे। सो मिस्टर निशांत, आपकी कलेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हम देखना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आपकी नज़र में बहुत यूनिक है। कलर कॉम्बिनेशन, पैटर्न मेकिंग सब बहुत डिफरेंट है जो अपने आप में यूनिक है इसके अंदर में। लेकिन कुछ चीज़ें हम आपकी देखते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल करें कि ये जो आपका वाइट अचकन है, क्रीम रंग की अचकन है, गोल्डन से इसमें काम किए गए हैं, ये अपने आप में ऐसी
फील लेके आ रहे हैं जैसे कोई राजमहल राज। जो मैं आपको बता रहा था कि मैं बहुत जगहों पे ट्रैवल करता हूँ और ट्रैवल करके आइडियाज़ कलेक्ट करता हूँ, ये उसका ही एक पार्ट है उस क्रिएटिविटी का। जो मैं लास्ट ईयर जयपुर गया था जी, एंड मैंने एक महल के बाहर देखा, ये कैमल्स बने हुए थे, जी। उन्होंने पत्थर के अंदर कार्विंग करी हुई थी, तो मैंने ये वहाँ से लिया। ये मेरे होटल की एक बाहर एक पेंटिंग लगी हुई थी, हैंडमेड पेंटिंग, ये मैंने वहाँ से पिक करा। और इसके बाद मैंने कलर कॉम्बिनेशन, ये झूमर, मुझे वहाँ के शैंडलेस बहुत पसंद आ रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, तो मुझे वो भी चाहिए था, तो मैंने उसका शैंडलेर का एक छोटा सा ग्लिम्स भी इसमें डाला। तो ये ओवरऑल एक क्या हो गया, एक जयपुर के पूरे कल्चर को ना रिप्रेजेंट करती है शेरवानी, लाइक राजपूताना। आजकल शादी में क्या होता है ना, मेंस के ऊपर रखते हैं बहुत, आप राजपूताना फील जब आ जाती है ना, तो वो वैसे ही बहुत स्मार्ट लगते हैं। ठीक है, स्पेशली शेरवानीज में, तो वही चीज़ मैंने इसमें करी और ये बहुत अच्छी शेरवानी निकल के आई। कलर बिकॉज फैशन की दुनिया में हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, एक शब्द यूज़ किया जाता है, वर्ड यूज़ किया जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। एग्जैक्टली। वन, सेकेंडली अगर हम क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात करें, खासकर फैशन इंडस्ट्री की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्टली। आपने क्या ऑब्जर्व किया और किस तरह से अपने कपड़ों में लेके आ रहे हैं। सो जो कलर कॉम्बिनेशन और जिस नाजुक सी कढ़ाई मान लीजिए, जो आपने काम किए, कलर कॉम्बिनेशन दिए, ये बहुत ही यूनिक बना रही हैं इन चीज़ों को। सो एक तो हमारे को इस तरह की कलेक्शन आपकी और देखनी होगी। दूसरा ये जानना होगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेड क्लाइंटेल है वो किस तरह के लोग रहते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, और ऐसे कुछ सामान्य लोग भी आपके पास आते होंगे, जैसे आपने कहा कि अभी भी फेस करते ही होंगे कि वो जो सिंपल चीज़ें मांगते हैं और उनको आप आज की डेट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जो आज से 10 साल पहले धीमी प्रक्रिया थी और आजकल की इसमें। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट्स को जब हम मार्केट में बैठे हैं तो हर तरीके के आते हैं। लाइक उनका कई लोग ऐसे आते हैं जिनको बिल्कुल भी बटन भी उनको गोल्डन नहीं पसंद होते, उनको होता है कि मुझे ब्लैक कलर का कोट चाहिए तो मुझे सब कुछ ब्लैक दे दो, मुझे कुछ भी फ्लैशी नहीं चाहिए। हमारे पास वो भी क्लाइंट्स हैं। हमारे पास ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनको होता है कि मैं पार्टी में अगर कहीं खड़ा हूँ तो मैं दूर दूर से मैं ही दिखना चाहिए, मतलब इतना फ्लैशी बीच वाले क्लाइंट होते हैं। तो यही मेरा काम होता है कि मैं जो बिल्कुल सोबर चाह रहा है मैं उसको भी गाइड करूं कि क्या चीज़ ले, ताकि वो ऐसा ना लगे कि उसने पुराना कुछ पहन के पार्टी में खड़ा है जी। और जो बहुत फ्लैशी पहनते हैं उनको भी ये गाइड करना मेरा काम है कि आप इतना फ्लैशी होने के बाद आप सोचो मेरे को डिफरेंट लगना है, डिफरेंट होने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ना चला जाएं कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें। हालांकि कई लोगों की यही सोचना होता है कि मैं अगर डिफरेंट लगूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा, मतलब मजाक ना बन जाए बेसिकली। तो ये मेरा काम होता है कि मैं उनको किस तरीके से टैकल करता हूँ, कि क्या समझाता हूँ। कोशिश हमारी पूरी रहती है, एट दी एंड कस्टमर की जो चॉइस होती है उसको हम कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि उनको जितना ज़्यादा मैं गाइडेंस दे सकूँ, जो मेरे पास नॉलेज है 10 सालों की, वो मैं उनको दे सकूँ, ताकि वो एक मतलब करेक्ट चॉइस ले सके, वो एक गलत चॉइस ना ले। मैं 2 संदेश आपसे चाहूँगा, एक उनके लिए जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए खासकर, और एक आम लोग जो जिस दुनिया में वो जी रहे हैं कि सटल चीज़ें चाहिए, जो भी चाहिए, और जो आपकी क्रिएशंस हैं, इनको आप क्यों ये इस तरह की चीज़ें उनको लेनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो बच्चे अभी हैं और अपने लिए नई दुनिया खोज रहे हैं, उनको इस इंडस्ट्री में क्यों और कैसे आना चाहिए। देखो, स्टूडेंट्स जो इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं और जिनको लगता है ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन इसके लिए जो आजकल स्टूडेंट्स का मैंने माइंडसेट पढ़ा है ना, उनका ये होता है कि हम कॉलेज पास आउट करेंगे, हम अपना स्टोर खोलेंगे और वो रन हो जाएगा, जो कि इतना इजी नहीं होता जी। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में ना पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको जॉब करनी चाहिए, आपको दुनिया देखनी चाहिए कि दुनिया में क्या होता है। आप कॉलेज के बाहर बिल्कुल आप यहाँ पर आ जाओगे, आप अपने स्टोर ओपन कर लोगे, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, आपने कहीं जॉब करके जो गेन किया है वो आपने लैक किया, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल बिजनेस में हिट करता है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को निकालने के लिए ना आपको कुछ टाइम जॉब करनी चाहिए, देन अपने पैशन को फॉलो जितना ज़्यादा सीरियसली करोगे और जितना ज़्यादा आप इनपुट दोगे उतनी जल्दी आप गेन करोगे। फैशन की दुनिया एक मजाक की दुनिया नहीं है। आपको जो कैमराज में नज़र आता है मज़े, वो ऑन कैमरा ही नज़र आता है, अदरवाइज़ हर काम में जितनी मेहनत होती है फैशन डिज़ाइन में उससे भी कहीं ज़्यादा है। इसमें रिस्क भी बहुत है, क्योंकि आपकी कलेक्शन चले ना चले वो आपके हाथ में नहीं रहता है।
आपकी मार्केटिंग कैसी है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं समझा सकते, आपको इसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। तो ये संदेश है इनकी तरफ से अपकमिंग डिज़ाइनर्स के लिए, और उन लोगों के लिए जो क्लाइंटल मान लेते हैं, उन लोगों के लिए जो समाज के आम नागरिक हैं, समाज के आम रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हैं, फैमिली वाइज, फाइनेंशियली वाइज, काम के हिसाब से कुछ भी मान लीजिए, कि उनको अपनी पर्सनालिटी पर क्यों ध्यान देना चाहिए और ये कितना इम्पोर्टेंट है। जब मैं एक जॉब में था तब मेरी पूरी यूनिफॉर्म होती थी, लाइक आई हैव टू वेयर शर्ट, ट्राउज़र, ब्लेज़र एंड टाई। तो और जब मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर के हिसाब से भी मैं उसी तरह से ड्रेसअप करता हूँ। आप किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं उसका इम्पैक्ट सबसे स्ट्रांग होता है सामने वाले पे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आपका ड्रेसअप स्ट्रांग है तो आपका जो पहला इम्पैक्ट होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। यही चीज़ अगर आप किसी फंक्शन में जाते हो, आपसे लोग मिलेंगे बाद में, आपसे बाद में करेंगे, लेकिन आपको दूर से आपका ड्रेसअप पहले जज करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा जो वर्क करना चाहिए वो अपने ड्रेसअप पे करना चाहिए कि आप दिख कैसे रहे हैं, क्योंकि वही आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरीके के बनते हैं ना, वो जज करना बहुत ईजी हो जाता है आपके कपड़ों से। एग्जैक्टली। तो मेरे अकॉर्डिंगली वो चीज़ पे हमें हमेशा से ध्यान देना चाहिए कि हम क्या पहन के जा रहे हैं, किस ओकेजन में पहन रहे हैं, और क्या वो ओकेजन के अकॉर्डिंगली वो कपड़ा ठीक है, क्या वो आउटफिट ठीक लग रहा है। इस चीज़ के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ को। सो एक तरह से हम ये मान लेते हैं, जो इनके कहने का मतलब है, आपके बंगलास दूर रह जाते हैं, आपकी गाड़ी बाहर रह जाती है, मोबाइल आपके हाथों में रह जाता है, दूर से लोग आपको देखते हैं। आपको मतलब ये कौन चल के आ रहे हैं या आ रही हैं। तो पहले तो उनका 50% इम्पैक्ट आपकी वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ वेयरिंग, आपकी पर्सनालिटी से पड़ता है। सो इनका कहने का मतलब जिस ओकेजन के लिए भी आप जा रहे हैं वहाँ के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी वैसी ही बनानी चाहिए जो लोगों पर ज़्यादा आपका इम्पैक्ट दे सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर निशांत, थैंक यू। ये हमारी छोटी सी मुलाकात थी। उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल सर। और आपकी इस लग्जरियस लाइफ के साथ में हम अपने दर्शकों के लिए बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ठीक है। सो अभी हम हैं जैनित हर्ष विहार दिल्ली में, और यहाँ पर आपको हमने आज मिलवाया मिस्टर निशांत, फैशन डिज़ाइनर, जो एक अलग इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री में आए, और इन्होंने मेंस वियर के मामले में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जेंट्स के लिए भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मौके पर।